हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने पहले ही चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी दास प्रथा का अंत, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे दास प्रथा क्या थी, क्यों थी, कैसे बैन थी और इसमें कितने लोगों को क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ी। तो सबसे पहले हम समझेंगे दास प्रथा यानी स्लेवरी, गुलामी। जो कॉलोनियल रूल था उस टाइम यूरोपियंस थे, वो अपनी कॉलोनीज में से स्लेव्स को उठाते थे और दूसरी जगह ले जाकर उनसे वहाँ काम करवाते थे। सबसे पहले हमें ये समझना है वाई स्लेवरी वॉज प्रिवलेंट, यानी जो सोसाइटी है उसमें गुलामी क्यों थी। तो पहला जो हमारा सब टॉपिक रहेगा वो होगा वाई स्लेवरी वॉज प्रिवलेंट, दास प्रथा एग्जिस्ट ही क्यों कर रही थी। तो इसका जवाब होगा जो कॉलोनीज थी कैरेबियन आइलैंड में, जो आज हम वेस्ट इंडीज देखते हैं, वहाँ पे कॉलोनीज थी कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सेंट डोमिंगो। ये सारे जो कॉलोनीज थी ये इम्पोर्टेंट सप्लायर थे किस चीज़ के, कुछ कॉमोडिटीज़ के, कुछ खाने की चीज़ों के। जैसे इन जगहों से टबैको जो तंबाकू होता है उसकी खेती, इंडिगो नील की खेती बहुत ज़्यादा होती थी इन जगह से, शुगर जो गन्ने की खेती होती है वो इस जगह से बहुत ज़्यादा होती थी, और कॉफ़ी। तो इन सब इलाकों में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, चाहे फ्रेंच थे, हम देखें हमारे इंडिया पे ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, ठीक वैसे ही जो फ्रांस था, फ्रांस ने इंडो चाइना वाले रीजन को कॉलोनी बनाया। अलग अलग लोगों ने, यूरोपियंस ने एशिया को कॉलोनी बना रखा था अलग अलग जगह पे। लेकिन यूरोपियंस जो रहते हैं वो एक ठंडे रीजन में रहते हैं, उनसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इंडिया में भी ऐसा रिकॉर्ड था कि इतने सुंदर सुंदर जो हिल स्टेशन है वो उन्होंने अपने लिए ही बनाए थे, क्योंकि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। और कभी वो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ तो जाते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ होती है भीषण गर्मी जो उनसे सही नहीं जाती थी। और इन सब क्रॉप्स को उगाने के लिए, चाहे वो टबैको हो, तंबाकू, चाहे शुगर हो, और सारी क्रॉप्स को उगाने के लिए एक अलग रीजन चाहिए होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो, जहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग तरीके की चाहिए होती है, जो यूरोपियंस सफ़र नहीं कर सकते थे, वो खुद काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्हें प्रॉफिट कमाना था, तो खुद काम नहीं करेंगे तो लोगों को स्लेव्स बनाएंगे। उस वक्त एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चलती थी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दो आइडियोलॉजी होती है एक सोसाइटी की, एक होती है सोशलिस्ट यानी समाज। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया है समाज में वो इक्वली बट जाए, रिसोर्सेज जितने भी स्रोत हैं, संसाधन है, उसका इक्वल रेशियो में डिवीजन हो जाए सबके बीच। और दूसरी आती है कैपिटलिस्ट, यानी ये होती है कैपेबिलिटी पे बेस्ड, यानी जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना आगे निकल जाएगा। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना आता है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जितना मर्जी उतना अपने आप को डेवलप कर सकते हो पैसे से। लेकिन जहाँ होती है सोशलिस्ट सोसाइटी, तो उस सोसाइटी में सबको, सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। और जो यूरोपियंस थे वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो वो एक ट्राइंगुलर ट्रेड करते थे। जैसे ये है यूरोप, यहाँ से ओवरसीज ट्रेड के लिए स्लेव्स को खरीदने के लिए निकलते थे, अमेरिका से खरीदते थे और साउथ अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे। वहाँ के जो लोकल चिफिशियंस थे वो लोगों को इकट्ठा करके बांध के रखते थे। ये लोग यहाँ से आते थे, इन लोगों को खरीदा इन जगहों से, और किसी दूसरे आइलैंड पे जहाँ पे ट्रॉपिकल उस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है जो इन क्रॉप्स को उगाने के लिए चाहिए, वहाँ ले जाते थे और इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। ये थी दास प्रथा। स्लेव ट्रेड जो था, जो ये दास प्रथा थी, 17वीं सदी में ये शुरू हुई थी। और फ्रेंच मर्चेंट, अब कॉलोनी तो अलग अलग लोगों ने, फ्रांस ने भी बनाया, ब्रिटेन ने भी बनाया। एक जो आज का हमारा नेदरलैंड का रीजन है, वहाँ से डच पावर थी, जो इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाल आए, उनके बाद डच आए थे। तो इन डच वाले लोगों ने जावा, जो आज का इंडोनेशिया है, उस वाले रीजन में कॉलोनी बनाई थी। तो अलग अलग ये सारी कॉलोनी, ब्रिटेन, फ्रांस और ये जो नेदरलैंड है, सारे यूरोप के पार्ट हैं। तो देखा जाए तो जितने भी यूरोपियंस थे उन्होंने एशिया को अपनी कॉलोनी ज़्यादातर बनाया था उस टाइम पे। वो वहाँ से निकल जाते थे, स्लेव्स को खरीदते थे। और ये जो ज़्यादातर कोस्ट होते थे, जैसे जो फ्रांस की सिटी है बॉर्डियक्स और नेंटिस, अफ्रीकन कोस्ट है, ये अफ्रीकन सिटी है, ये बहुत डेवलप है। और ये डेवलप क्यों हुई आज हम देखते हैं, ये बहुत डेवलप सिटी है, बहुत विकसित हो चुकी है ये जो शहर है।
ये क्यों शहर डेवलप हुए? ये स्लेव ट्रेड की वजह से, क्योंकि इससे इन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ और इन्होंने अपने शहर को डेवलप कर लिया। उसके बाद ये यहाँ से इन स्लेव्स को बांधते थे शिप्स में बहुत टाइटली, वहाँ से उनको ले जाते थे अलग अलग आइलैंड पे और वहाँ पे प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करवाते थे। वहीं एक बॉन्डेज लेबर का भी सिस्टम इंडिया में देखा जाता था, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं। कम सैलरी देना और काम छोड़ के भी नहीं जाने देते थे, लंबे लंबे 15-15, 16-16 घंटे तक काम करवाना। अब अगर कोई इंसान 24 में से 15-16 घंटे काम करेगा तो उसके पास किसी और चीज़ के लिए टाइम बचेगा ही नहीं, सिर्फ सोने का टाइम रहेगा उसके पास, और वो भी शिफ्ट में होता था। आधे लोग सो के चले गए, अब तुम आधे आ जाओ, ऐसे सो सकते थे वो लोग। ये सो के चले गए तो अब तुम सो सकते हो। अब हमने ये सारा चीज़ें पढ़ी कि स्लेवरी क्या थी, क्यों थी और कौन इसको परफॉर्म करते थे उस टाइम में। अब हम देखेंगे ये स्लेवरी, ये जो दास प्रथा थी, ये ख़त्म कैसे हुई। तो ओल्ड रिजीम, जैसे हमारा ये चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसमें देखा जाए ओल्ड रिजीम इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है उस समय के लिए जब ओल्ड रिजीम 1789, जब फ्रांस में क्रांति नहीं आई थी, राजा का रूल था, उस समय को दर्शाने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओल्ड रिजीम में क्या सिचुएशन थी? राजा के अंडर में दास प्रथा थी। दास प्रथा यानी ये जो स्लेवरी थी ये प्रेवलेंट थी। उसके बाद हमने देखा कि जब राजा हटता है, नेशनल असेंबली आती है पावर में, जो 300 रिप्रेजेंटेटिव गए थे थर्ड स्टेट के, तो वो जब नेशनल असेंबली बनाते हैं तो नेशनल असेंबली में भी डिबेट डिस्कशन था, बहस चलती थी कि ये जो दास प्रथा है इसे बैन किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए कोई ठोस फैसले नहीं लिए, क्योंकि उनको भी डर था कि जो बिग बिजनेसमैन है, जो मर्चेंट है बड़े बड़े, उनका डर था कि ये इनसे हमारा सपोर्ट हट जाएगा अगर हमने दास प्रथा को बैन कर दिया। तो नेशनल असेंबली के टाइम पीरियड में बहस होती थी बैन किया जाए या नहीं, लेकिन इसको नहीं बैन किया गया उनके टाइम पीरियड में। फिर आती है कन्वेंशन, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर का टाइम पीरियड, और उसमें ये देखा था कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के टाइम पीरियड में सारे गरीब लोग, सारा गरीब स्ट्रेटा था, और ये जो स्लेव्स थे इनकी भी ठीक उनके जैसी हालत थी। तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के टाइम पीरियड में सन 1794 में इस दास प्रथा को बैन कर दिया जाता है। ये जो दास प्रथा थी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के अंडर में बैन कर दी थी। अब ये प्रथा नहीं चलाई जाएगी फ्रांस में, ऐसा एक लॉ वो लोग ले आते हैं। लेकिन जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर को मार दिया जाता है, उसके बाद हमने देखा कि नेपोलियन आता है पावर में, और नेपोलियन भी जानता था कि देश में अगर पैसा नहीं होगा तो वो देश की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक और सामाजिक जो उनकी कंडीशन है, उनको इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। नेपोलियन जो था उसने इस स्लेव ट्रेड को री इंट्रोड्यूस किया, फ्रांस में लेके आया, क्योंकि वो जानता था पैसा होगा तभी ये डेवलप हो सकता है। और उसके बाद फिर हमने देखा जब नेपोलियन हार जाता है तो राजा आ जाते हैं, और फिर स्लेव ट्रेड बैन नहीं हो पाता। स्लेव ट्रेड जब नेपोलियन के रूल में आता है, वहाँ से फिर ये स्लेव ट्रेड दोबारा चलता है। फाइनली फ्रांस में ये 1846 में बैन होता है। ये डेट थी जब स्लेवरी बैन होती है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि स्लेव ट्रेड क्या था, कब बैन हुआ, इसमें कितने लोगों को क्या क्या सहना पड़ा, और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो भी ख़त्म होता है और लास्ट टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है।